एक तरफ ना 30% की बम्पर प्रॉफिट ग्रोथ का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ बैंक का अपना ही पैसा वापस आने में लगभग 2 गुना समय लग रहा है। और इसी वजह से बाजार में एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड दिख रहा है आजकल। बिल्कुल, मतलब विदेशी निवेशक इस शेयर को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, जबकि जो आम रिटेल निवेशक हैं वो इसे बेचकर बाहर निकल रहे हैं। ये विरोधाभास बहुत ही दिलचस्प है। एकदम सही कहा आपने। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में ना हम इंडियन बैंक के इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे की असल कहानी को डीकोड करने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास आज स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हम Screener.in का विस्तृत वित्तीय डेटा देख रहे हैं, साथ ही बैंक की अपनी Q1 FY27 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, और साथ में अल्फा स्ट्रीट इंडिया से मिली अर्निंग्स कॉल की गहराई भी है, जिससे काफी अंदर की बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि क्या बैंक का पिछले 5 सालों का ये 30% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ सच में एक ठोस और टिकाऊ नींव पर खड़ा है, या फिर बैलेंस शीट के नीचे छुपे वो 85 दिन के वर्किंग कैपिटल साइकिल और विशाल कंटिंजेंट लायबिलिटीज किसी बड़े जोखिम का इशारा कर रहे हैं। सही बात है। और ये विश्लेषण इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ना जो सतह पर दिखता है, कहानी अक्सर उससे बहुत अलग होती है। देखिए, जब हम सिर्फ मुनाफे के आंकड़े देखते हैं तो तस्वीर बहुत उज्जवल लगती है, लेकिन जब उन्हीं मुनाफे के आंकड़ों को नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो के साथ रखकर देखा जाता है ना, तब जाकर असली तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। तो इसी असली तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले बैंक के उस शानदार प्रदर्शन को देखते हैं जो हर हेडलाइन में छाया हुआ है। हाँ, वो आंकड़े तो वाकई में इम्प्रेसिव हैं। है ना? Q1 FY27 में बैंक ने 3,273 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो साल दर साल 10.1% की वृद्धि है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 5,557 करोड़ रुपए रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII भी 16.9% बढ़कर 7,435 करोड़ रुपए हो गई है। और कुल बिजनेस 15 लाख करोड़ के पार जा चुका है। अरे वाह! मतलब ये आंकड़े देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट ट्रेन फुल स्पीड से दौड़ रही हो और उसके इंजन से बिल्कुल भी आवाज ना आ रही हो। हाँ, ये बुलेट ट्रेन वाली उपमा बहुत सही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये रफ्तार आ कहाँ से रही है? ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़े कॉर्पोरेट लोन्स पर निर्भर रहते थे। तो क्या इस 30% की लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ के पीछे अभी वही पुराना कॉर्पोरेट इंजन है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। यहाँ रणनीति में एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव हुआ है। मतलब बुलेट ट्रेन का इंजन अब पूरी तरह से बदल चुका है। अच्छा, तो अब नया इंजन क्या है? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इंडियन बैंक ने अपना पूरा फोकस अब रैम सेक्टर पर केंद्रित कर दिया है। रैम यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। बिल्कुल, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। आज की तारीख में बैंक के कुल घरेलू एडवांस का 81.06% हिस्सा इसी रैम सेक्टर से आ रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। कुल एडवांस का 81% हिस्सा, ये तो मतलब पूरे बैंक के DNA को बदलने जैसा हो गया। हाँ, पूरी तरह से। और डेटा भी यही बता रहा है। रिटेल लोन में 18.7%, MSME में 17% और ऑटो लोन में 32.6% की भारी वृद्धि दिख रही है। और अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, वो है ज्वेल और गोल्ड लोन का। वो 77.2% वाला उछाल। बिल्कुल, 77.2% का उछाल। कुल गोल्ड और एग्री लोन करीब 1,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सच में? एक बैंक इतनी तेजी से अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को कैसे बढ़ा सकता है? मुझे तो ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। देखिए, ये वृद्धि असल में एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। गोल्ड लोन या एग्रीकल्चर लोन में जो क्रेडिट रिस्क होता है ना, यानी कर्ज डूबने का जोखिम, वो लगभग शून्य होता है। क्योंकि बैंक के पास कोलैटरल के रूप में सोना पहले से मौजूद होता है, राइट? एकदम सही। और ये लोन बहुत जल्दी प्रोसेस होते हैं, इनकी अवधि छोटी होती है और इन पर ब्याज दरें भी काफी अच्छी मिलती हैं। ये तो है। अब सोचिए, जब कोई बैंक किसी बड़े कॉरपोरेट को 5,000 करोड़ रुपए का लोन देता है तो रिस्क बहुत ज्यादा एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। अगर वो एक कंपनी डूब गई तो बैंक का पूरा तिमाही मुनाफा साफ हो जाता है। हाँ, हमने पास्ट में ऐसे कई केस देखे हैं। लेकिन जब वही 5,000 करोड़ रुपए लाखों किसानों या छोटे व्यापारियों को गोल्ड लोन या रिटेल लोन के रूप में दिए जाते हैं तो रिस्क पूरी तरह से बढ़ जाता है। सपोर्ट करने के लिए बैंक ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत भारी निवेश किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। डिजिटल नेटिव्स के लिए VBX,
कॉर्पोरेट्स के लिए इंड कैश ऑप्टिमा और एमएसएमई ग्राहकों के लिए इंड स्मार्ट बिज जैसे आधुनिक टूल्स उतारे हैं। ये सब नए जमाने के डिजिटल टूल्स हैं। लेकिन एक सेकंड, डिजिटल एप्स और एआई टूल्स की ये बात कागजों पर बहुत प्रभावशाली लगती है, पर जब हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले हिस्से को देखते हैं तो वहां खर्चे आसमान छू रहे हैं। हाँ, ओपेक्स काफी बड़ा है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये डिजिटल शिफ्ट इतने ही कुशल हैं, तो बैंक का ऑपरेशनल खर्च अचानक एक बड़ी चुनौती क्यों बन गया है? क्या ये आधुनिकीकरण वास्तव में एफिशिएंसी ला रहा है या सिर्फ बैंक का पैसा जला रहा है? देखिए, किसी भी बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के शुरुआती दौर में ना खर्च का बढ़ना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब ये शॉर्ट टर्म पेन है। हाँ, आप बैंक के स्लाइस स्कोरिंग मॉडल का ही उदाहरण ले लीजिए। स्लाइस यानी एसएमई लेंडिंग इंटीग्रेटेड क्रेडिट इंजन। अच्छा, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए है? बिल्कुल। एमएसएमई सेक्टर में लोन देना हमेशा से बहुत जोखिम भरा रहा है, क्योंकि छोटे व्यापारियों की बैलेंस शीट अक्सर पारदर्शी नहीं होती। हाँ, उनका डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो स्लाइस मॉडल है, ये इंटरनल डेटा और ब्यूरो इनसाइट्स को उपयोग करके एक एडवांस रिस्क इवैल्यूएशन करता है। समझ रही हूँ। अब इस तरह के डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में भारी निवेश लगता है, जो आज आपके ओपेक्स को बढ़ावा दिखा रहा है। लेकिन असल में ये निवेश है। बिल्कुल, ये आज का ओपेक्स असल में भविष्य का कैपेक्स है। ये मॉडल सुनिश्चित कर रहा है कि बैंक गलत लोगों को लोन ना दे। आज बढ़ा हुआ खर्च कल के संभावित एनपीए को रोक रहा है। तो ये खर्च वास्तव में एक सुरक्षा घेरा बना रहा है, जो सीधे तौर पर हमारे अगले डेटा पॉइंट से जुड़ता है, एसेट क्वालिटी। एकदम सही कनेक्शन है। अगर स्लाइस जैसे मॉडल काम कर रहे हैं तो उसका असर एसेट क्वालिटी पर दिखना ही चाहिए, और आंकड़े इसे साबित भी करते हैं। एनपीए के आंकड़े काफी सुधरे हैं। हाँ, ग्रॉस एनपीए 3.01% से गिरकर सीधे 1.86% पर आ गया है। नेट एनपीए तो मात्र 0.15% है। और स्लिपेज रेशियो भी सिर्फ 0.77% है। बिल्कुल। और इन सब में ना जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है प्रोविजन कवरेज रेशियो, मतलब पीसीआर, जो 98.22% पर पहुंच गया है। ये इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत शानदार नंबर है। हाँ ना, एक तरह से इस 98% पीसीआर का मतलब है कि बैंक ने बारिश से बचने के लिए सिर्फ छाता ही नहीं लिया है, बल्कि पूरी तरह से वाटरप्रूफ सूट पहन लिया है। हाँ, ये वाटरप्रूफ सूट वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये वाटरप्रूफ सूट निवेशकों को हर तरह के वित्तीय जोखिम से बचा सकता है? क्योंकि अगर कल को डिफॉल्ट का कोई बड़ा एक्सीडेंट होता भी है, तो क्या ये एयरबैग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को झटके से पूरी तरह बचा लेगा? देखिए, जब किसी बैंक का पीसीआर इतना मजबूत होता है और उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम 3.41% पर स्थिर रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा कुशन देता है। और आगे भी इसके 3.25 से 3.29% के बीच रहने का अनुमान है। हाँ, तो ये भविष्य की लाभप्रदता का एक बहुत पुख्ता पूर्वानुमान देता है। मतलब बैंक ने अपनी पुरानी गलतियों की पूरी कीमत चुका दी है और अब उनकी बैलेंस शीट काफी साफ है। लेकिन यहीं पर विश्लेषण का वो मोड़ आता है जहां साफ दिख रही तस्वीर धुंधली होने लगती है। आप स्क्रीनर वाले डेटा की बात कर रही हैं? बिल्कुल। Screener.in का डेटा कुछ ऐसे विरोधाभासों को सामने लाता है जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी निवेशक के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। वर्किंग कैपिटल साइकिल वाला पॉइंट। हाँ, डेटा के अनुसार बैंक का वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी कैश वापस आने का समय 46.8 दिनों से बढ़कर सीधे 85.5 दिन हो गया है, लगभग 2 गुना। ये सच में एक बहुत बड़ा जंप है। अगर मुनाफा कागजों पर 30% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन कैश को वापस बैंक के पास आने में 85 दिन लग रहे हैं, तो क्या ये बढ़ती वर्किंग कैपिटल साइकिल बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाती? मतलब ये तो शानदार प्रॉफिट ग्रोथ को खोखला कर रहा है। देखिए, यहीं पर डेटा पॉइंट्स को आपस में जोड़ने पर असली इंसाइट मिलती है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि बैंक का 81% एडवांस अब रैम सेक्टर से आ रहा है। हाँ, रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई। बिल्कुल। तो ये जो 85.5 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना, ये वास्तव में उसी रैम शिफ्ट का सीधा परिणाम है। आप इसे उस शिफ्ट की कॉस्ट कह सकती हैं। ये कनेक्शन थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। मतलब एमएसएमई की ओर शिफ्ट होने से वर्किंग कैपिटल के दिन अचानक दोगुने क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट और छोटे एमएसएमई के कैश फ्लो में जमीन आसमान का अंतर होता है। अच्छा। हाँ, एक बड़ा कॉर्पोरेट सख्त 30 दिन या 60 दिन के इनवॉइस साइकिल पर काम करता है और समय पर भुगतान करता है। उनके पास सिस्टम्स होते हैं। उनका कैश फ्लो रिलायबल होता है। लेकिन जब आप लाखों किसानों या छोटे दुकानदारों को लोन देते हैं,
तो उनका भुगतान उनकी फसल बिकने या इन्वेंट्री क्लियर होने पर निर्भर करता है। ओ, समझ गए। मतलब उनका खुद का पैसा फंसा होता है। बिल्कुल। एमएसएमई का अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल अक्सर फंसा रहता है, जिसका सीधा असर बैंक की रिकवरी साइकिल पर पड़ता है। तो इसीलिए मुनाफा तो बही खातों में दर्ज हो रहा है, लेकिन उस मुनाफे को नकद रूप में बैंक तक पहुंचने में अब 46 दिन की बजाय 85 दिन लग रहे हैं। एकदम सही। और ये एक बहुत ही गंभीर संरचनात्मक चुनौती है। हाँ, क्योंकि मुनाफे का कागजों पर होना और बैंक अकाउंट में होना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और स्क्रीनर डेटा ना एक और रेड फ्लैग की ओर इशारा करता है। कौन सा? इंटरेस्ट कवरेज वाला। हाँ, कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और साथ ही इंटरेस्ट कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन। अगर बैंक अपने ब्याज खर्च को तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घाटे के रूप में न दिखाकर उसे एसेट्स के साथ जोड़ रहा है, तो क्या ये रिपोर्ट किया गया मुनाफा निवेशकों के लिए भ्रामक नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिस पर निवेशकों को हमेशा नजर रखनी चाहिए। जब ब्याज की लागत को कैपिटलाइज किया जाता है तो वर्तमान तिमाही का मुनाफा कृत्रिम रूप से ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि आपने उस खर्च को असल में भविष्य के लिए टाल दिया है। मतलब आज अच्छा दिखाओ, कल का कल देखेंगे। हाँ, हालांकि बैंकिंग सेक्टर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के दौरान ये कभी-कभी एक मानक प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर ये एक स्थायी आदत बन जाए तो रिपोर्ट किए गए मुनाफे और असल कैश जनरेशन के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है। और इस खाई को और भी गहरा बनाती हैं वे विशाल कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ओह हाँ, वो नंबर तो बहुत बड़ा है। मतलब ये लायबिलिटीज 2,66,319 करोड़ रुपए पर खड़ी हैं। ये आंकड़ा तो बैंक की कुल मार्केट कैप से भी 2 गुने से ज्यादा है। एक लंबी अवधि के निवेशक को इस पहाड़ जैसी कंटिंजेंट लायबिलिटी को किस तरह देखना चाहिए? कंटिंजेंट लायबिलिटीज बेसिकली वे देनदारियां हैं जो भविष्य में किसी घटना के होने पर बैंक पर आ सकती हैं। जैसे कि कोई गारंटी ट्रिगर हो जाए। बिल्कुल, इनमें बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट और लंबित कानूनी मामले शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए बैंक ने किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ की गारंटी दी है। अगर वो प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाता है या कंपनी दिवालिया हो जाती है तो वो गारंटी ट्रिगर हो जाएगी और बैंक को वो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। बाप रे! तो 2,66,000 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि बैंक की बैलेंस शीट के बाहर जोखिम का एक बहुत बड़ा समंदर तैर रहा है। बिल्कुल। अगर अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक झटका आता है तो ये सीधा बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी को खतरे में डाल सकता है। ये तो एक तरह से तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक तरफ 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है और दूसरी तरफ ये विशाल जोखिम। और इसी विरोधाभास को गहराई से समझने के लिए ना हमें इंडियन बैंक की तुलना उसके पीयर्स यानी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से करनी होगी। हाँ, जब हम रिटर्न मैट्रिक्स देखते हैं तो एक ऐसा गैप सामने आता है जो किसी भी फाइनेंशियली लिटरेट श्रोता को सोचने पर मजबूर कर देगा। आप आरओई और आरओसीई के गैप की बात कर रही हैं? एकदम सही। बैंक का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% है, जो कि शानदार है। लेकिन आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 6.32% है। एक तरफ 15.4% का शानदार आरओई और दूसरी तरफ 6.32% का सुस आरओसीई। क्या ये विरोधाभास इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं है कि बैंक निवेशकों की इक्विटी पर तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन जब बात कुल पूंजी के उपयोग की आती है तो वहां गंभीर ऑपरेशनल कमियां हैं? देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में ये अंतर बहुत आम है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स के रूप में भारी मात्रा में पैसा उधार लेते हैं, तो लेवरेज के कारण आरओई हमेशा ज्यादा ही दिखता है। अच्छा, तो आरओई थोड़ा इन्फ्लेटेड होता है। हाँ, लेकिन जो असली परीक्षा है वो आरओसीई है, जो ये मापता है कि बैंक अपनी कुल नियोजित पूंजी, जिसमें इक्विटी और सभी उधारी शामिल हैं, उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। और 6.32% का आरओसी अपने आप में चिंता का विषय तो है। अगर हम इसे पीयर्स से कंपेयर करें तो? अगर हम पब्लिक सेक्टर के अन्य बैंकों को देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आरओसी 6.13% है और कैनरा बैंक का 6.52% है। तो इंडियन बैंक 6.32% के साथ बिल्कुल बीच में खड़ा है। हाँ, लेकिन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए ये 6.32% का आंकड़ा एक बहुत बड़ा जोखिम है। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ने लगें और बैंक अपनी कुल पूंजी पर सिर्फ 6% के आसपास ही कमा रहा हो तो मार्जिन बुरी तरह सिकुड़ जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। बिल्कुल। अगर आरओसी लगातार कम रहता है तो बैंक अपने आंतरिक मुनाफे से भविष्य की ग्रोथ को फंड ही नहीं कर पाएगा।
उसे बार बार बाजार से नई पूंजी जुटानी पड़ेगी। और उससे मौजूदा शेयर धारकों की इक्विटी डाइल्यूट होगी। एकदम सही। ये एक बहुत ही स्पष्ट और अहम विश्लेषण है। तो अब तक की तस्वीर को अगर हम एक साथ रखें, 30% प्रॉफिट ग्रोथ और 98% पीसीआर का मजबूत एयरबैग है। लेकिन साथ ही 85.5 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल, 6.32% का सुस्त आरओसीई और 2,66,000 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटीज का भारी भरकम रिस्क भी है। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। लेकिन पता है, इन सब चुनौतियों के बावजूद जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। हाँ, शेयर होल्डिंग का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। ये 4.33% से बढ़कर 6.16% हो गई है। और DIIs भी लगभग 17.03% पर मजबूती से टिके हैं। बिल्कुल। लेकिन जो रिटेल निवेशक हैं यानी आम जनता, वो अपनी हिस्सेदारी 4.05% से घटाकर 2.98% पर ले आई है। रिटेल पैसा बाहर जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये बड़े संस्थानगत निवेशक ऐसा क्या देख रहे हैं जो रिटेल निवेशकों की नजरों से पूरी तरह चूक रहा है? क्या उन्हें भविष्य के विकास की कोई गारंटी दिख रही है? इसका जवाब ना बैंक की लाभांश यानी डिविडेंड नीति में छिपा है। डिविडेंड? हाँ, रिटेल निवेशक अक्सर वर्किंग कैपिटल साइकिल के बढ़ने या कम आरओसीई जैसे जटिल मैट्रिक्स को देखकर या स्टॉक की कीमतों के उतार चढ़ाव से घबराकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वो जल्दी पैनिक कर जाते हैं। लेकिन बड़े संस्थानगत निवेशक स्थिरता और निरंतरता तलाशते हैं। इंडियन बैंक लगातार 19.9% का डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है, जो मौजूदा कीमत पर करीब 2.10% की डिविडेंड यील्ड देता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ 2.1% की यील्ड इतनी बड़ी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए काफी है? देखिए, बात सिर्फ यील्ड की नहीं है, बात उस सिग्नल की है जो ये डिविडेंड पे आउट बाजार को दे रहा है। अच्छा, कैसा सिग्नल? जब कोई बैंक 85 दिन की वर्किंग कैपिटल चुनौतियों के बावजूद लगातार 19.9% का डिविडेंड बांट रहा है, तो ये बाजार को एक स्पष्ट संदेश देता है कि उनके रिपोर्ट किए गए मुनाफे सिर्फ बही खातों में दर्ज कागजी आंकड़े नहीं हैं। मतलब उनमें असली नकदी यानी कैश मौजूद है। एकदम सही। कोई भी मैनेजमेंट लगातार कैश डिविडेंड नहीं बांट सकता अगर उसके पास लिक्विडिटी का गंभीर संकट हो। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो संस्थागत निवेशकों के लिए ये लाभांश बैंक के मैनेजमेंट के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। और विदेशी निवेशकों के लिए एक उभरते बाजार के मजबूत बैंक से डॉलर टर्म्स में ये स्थिर रिटर्न बेहद आकर्षक होता है। मतलब वो इस 85 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल को सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज मान रहे हैं। हाँ, वे इसे MSME सेक्टर में तेजी से पैर जमाने की एक छोटी सी कीमत मान रहे हैं। ये नजरिया बहुत कुछ साफ कर देता है। मतलब संस्थागत निवेशक उस 98% पीसीआर के एयरबैग और 19.9% के निरंतर डिविडेंड को अपनी ढाल मान रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए रैम सेक्टर की ओर शिफ्ट होना लंबी अवधि में ज्यादा टिकाऊ है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि इंडियन बैंक का केस स्टडी किसी एक सीधे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। हाँ, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं है। एक तरफ MSME और डिजिटल की ओर शिफ्ट, 30% प्रॉफिट ग्रोथ और NPA में शानदार गिरावट इसे एक बहुत ही मजबूत निवेश बनाते हैं। लेकिन दूसरी ओर वही रणनीतिक शिफ्ट 85 दिन के वर्किंग कैपिटल साइकिल को जन्म दे रहा है। हाँ, और 6.32% का ROCE तथा वो विशाल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऐसे जोखिम है जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये निवेश की दुनिया का वो क्लासिक संतुलन है जहां ग्रोथ और रिस्क के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है। हर डेटा पॉइंट का एक कारण है और निवेशकों को बस उन कारणों की तह तक जाना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तह तक जाने के लिए हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम उत्तेजक विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाते हैं। हाँ, अर्निंग्स कॉल वाला पॉइंट। हाँ, अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में एक ऐसा हिस्सा है जिस पर शायद बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया। बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि वे FCNR और ECB के माध्यम से विदेशी बाजार से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रहे हैं। यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए की तरलता। बिल्कुल। और इसकी अनुमानित लागत 6 से 6.5% के आसपास होगी। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि जब बैंक का खुद का कुल ROCE 6.32% के आसपास संघर्ष कर रहा है, तो 6% की लागत पर विदेशी बाजार से
18,000 करोड़ रुपए उठाना कितना समझदारी भरा कदम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये भारी वैश्विक पूंजी बैंक की उस 85 दिन वाली वर्किंग कैपिटल की समस्या को हल करने के लिए एक संजीवनी साबित होगी, या फिर क्या ये कदम उन 2,66,000 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटीज के पहाड़ में एक और बड़ा वित्तीय जोखिम जोड़ देना? जो अंततः बैंक की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को हिला सकता है। बिल्कुल। इस सवाल के साथ हम आप सभी को अपने स्तर पर आगे विचार करने और रिसर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट पर जो आंकड़े सबसे साफ दिखाई देते हैं ना, अक्सर असली कहानी उनके पीछे छिपे विरोधाभासों में होती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और नंबरों के पीछे की असली कहानी खोजते रहिए।